मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 क्रमांक 8 सन 2012 उद्देश्य और कारणों का कथन लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों तथा लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के प्रकरणों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विचारण किया जाकर अभियुक्त को दंडित किया जाता है। दूसरा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों को शीघ्र निराकरण हो और अभियुक्त को दंडित किया जाए और भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति को शासन द्वारा अभिहित किया जाए और जनहित के लिए उसका उपयोग किया जाए। इससे ऐसे कृत्य करने वाले हतोत्साहित होंगे और समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे न्यायाधीशों के विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं या सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हो या रह चुके हों, और यह भी समीचीन है कि कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जाएं जिससे कि जिन व्यक्तियों का विचारण किया जाना है उससे दोषी होने या निर्दोष होने की अंतिम अवधारणा में ऋजु विचारण के अधिकार में हस्तक्षेप किए बिना परिहार्य विलंब को दूर किया जाए। चौथा है, उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एक यथोचित विधि अधिनियमित किए जाने का विनिश्चय किया गया है, अतः यह विधेयक प्रस्तुत है। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011-12 दिनांक 7 फरवरी 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति मध्य प्रदेश राज्यपत्र असाधारण में दिनांक 10 फरवरी 2012 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण और उसमें अंतरिम संपत्तियों का अध्ययन करने के लिए विशेष न्यायालय को गठन का और उसके संसक्त या आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 परिभाषा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। यह उस ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो अभिप्रेत है। अधिनियम से अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 14 के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी और जो सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो। तीसरा है संहिता से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। किसी अपराध के संबंध में घोषणा से अभिप्रेत है ऐसे अपराध के संबंध में धारा 5 के अधीन की गई घोषणा। अगला है अपराध से अभिप्रेत है आपराधिक अपचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा 13(1) को या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या भारतीय दंड संहिता 1860 के किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेषित करता है। छठवां है विशेष न्यायालय से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। 2 है उन शर्तों और अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हों और परिभाषित नहीं किए गए हों किंतु संहिता या अधिनियम में परिभाषित किए गए हों। वे ही अर्थ होंगे जो संहिता या अधिनियम में क्रमशः उसके लिए दिए गए हैं। अध्याय 2 है विशेष न्यायालय की स्थापना। 3 है विशेष न्यायालय की स्थापना। अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में जितनी पर्याप्त समझी जाए न्यायालय की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जा सकेगा। दूसरा है विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। तीसरा है ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अहित नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो, जो राज्य में सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश ना रहा हो। चौथा है विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान। विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा, उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संसित किए जाएं या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं। 5वां है इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा जहां राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप में किए गए किसी अपराध के लिए किए जाने का समुचित आधार है जो लोक पद धारण कर चुका हो अथवा धारण कर रहा हो। अधिनियम की धारा 2C के अर्थ में अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो। तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो उस आशय की घोषणा करेगी। दूसरा है ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 6 है घोषणा का प्रभाव है ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। दूसरा है जहां धारा 5 के अधीन कोई घोषणा किसी अपराध से संबंधित
के संबंध में पहले भी अभियोजन संचित किया जा चुका है। इससे संबंधित कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हैं, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित की जाएंगी। सातवां है, अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारिता। विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी जिससे कथित रूप से यह अपराध किया है, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो, और उन समस्त व्यक्तियों का संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। 8वां है, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों में विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इस अधिनियम के अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय संहिता और अधिनियम के उपबंध जहाँ तक हो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो वहाँ विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे। तीसरा है, विशेष न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर उसे उस अपराध के दंड के लिए जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश पारित कर सकेगा। 9वां है, विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। संहिता में किसी बात के होते हुए विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर उच्च न्यायालय को की जाएगी। दूसरा है, उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। तीसरा है, इस धारा के प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, परंतु उच्च न्यायालय 30 दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उससे लगता है यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था। 10 है, मामलों का अंतरण। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित कर सकेगा। 11 है, किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो। दूसरा है, विशेष न्यायालय मामले के विचारण को इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। 12 है, अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित या आंशिक रूप से उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा। अध्याय 3 है, संपत्ति का अधिहरण। 13 है, संपत्ति का अधिहरण। जहां राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया हो जो लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के अधिहरण के लिए जिसके बारे में राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है, लोक अभियोजक को प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। दूसरा है, उपधारा 1 के अधीन आवेदन में पहला है, एक या अधिक शपथ पत्र संलग्न होंगे जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिस पर वह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की, उस रकम की और उस अन्य संपत्ति के प्राकृत मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में यह विश्वास किया गया हो कि उस अपराध के द्वारा वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है। और दूसरा है, उपधारा ऐसे किसी धन या अन्य संपत्ति की तत्समय की उपस्थिति के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अंतर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियाँ भी दी जाएंगी। 14 है, अधिहरण के लिए सूचना। धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया हो, जो इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है, एक सूचना तामील करेगा जिससे उसके ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए जो सामान्यतः 30 दिन से कम का नहीं होगा, उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों का स्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिससे या जिसके द्वारा उसे ऐसा धन या संपत्ति अर्जित
की है वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने की तथा वह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन या संपत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाएं और राज्य सरकार द्वारा अभिहित कर लिए जाएं। दूसरा है, जब उपधारा 1 के अधीन किसी भी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो, वहाँ सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। तीसरा, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य सूचना और विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खंडन किया जा सकेगा, परंतु ऐसा खंडन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय के विचारण तक ही सीमित होगा। 15 है, कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण। धारा 14 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात और प्रभावित व्यक्ति को तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना या विनिर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति धारण करता हो, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा निर्देश अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है। दूसरा है, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी वह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना या निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किंतु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टतः चिन्हित करने में असमर्थ न होता, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और अपराध उपधारा 1 के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। तीसरा है, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, वहाँ वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विलंगमों से मुक्त राज्य सरकार को अधिकृत माने जाएंगे, परंतु यदि अधिकृत संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाया गया हो तो संपत्ति अधिकृत नहीं की जाएगी। चौथा है, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिकृत माना जाता है तो कंपनी अधिनियम अथवा कंपनी के अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कंपनी तुरंत राज्य सरकार को ऐसे शेयर के अंतर्गत के रूप में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत करेगी। 5वां है, इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्रवाई धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। 6वां है, इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश अपील यदि कोई हो में पारित आदेश के अधीन रहते हुए धारा 17 के अधीन अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 16 है, अंतरण का अकृत और शून्य होना। जहां धारा 14 के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता हो, वहां ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए शून्य होगा और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों तत्पश्चात धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधिकृत हो जाते हों तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों के अंतरण अकृत और शून्य माना जाएगा। 17 है, अपील। इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। दूसरा है, इस धारा के विरुद्ध कोई अपील की जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों के जिन्हें वह उचित समझे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। तीसरा है, धारा 1 के अधीन की गई कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी और स्थगन आदेश यदि कोई हो अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा। 18 है, कब्जा लेने की शक्ति। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिकृत हो गए हों वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को जिसके कब्जे में यह धन या संपत्ति या दोनों हो आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित
30 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकारी अधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे। परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस अधीन इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा यह समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति वृष्णगत संपत्ति में निवास कर रहा है उससे तत्काल बेदखल करने के बदले में ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालावधि तक के लिए राज्य सरकार को बाजार दर का भुगतान कर उसका कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकेगा। उसके पश्चात ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का खाली कब्जा सौंप देगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के दिन किए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति को कब्जे में ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो। तीसरा, उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए प्राधिकृत अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों या कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा। उन्नीस से अधिकृत धन या संपत्ति की वापसी। जहां धारा 15 के अधीन किया गया अधिग्रहण का आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां धन या संपत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे और यदि कारण से संपत्ति वापस करना संभव न हो तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिकृत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिग्रहण की तारीख से उच्च पर 5% प्रति वर्ष की दर से परिगणित ब्याज सहित किया जाएगा। अध्याय 4 है प्रकीर्ण। 20 है विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना। इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लेखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी संपत्ति या व्यक्ति ऐसे उल्लेखित विवरण से पहचाने जाने योग्य हैं। 21 से अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसका अल्पीकरण करने वाले, और इसमें अंतर्विष्ट कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसी कार्रवाइयों में जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अलावा संसाधित की जा सकती हो विवर्जित नहीं करेगी। 22 है अन्य कार्रवाइयों का वर्जन। धारा 9 और धारा 17 में अन्य यथा उपबंधित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 15 के अधीन किसी धन या संपत्ति या दोनों को अधिकृत किए जाने के आदेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई बात या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी। 23 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। 24 नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम यदि कोई हो बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं। दूसरा है उपधारा 1 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 25 से अध्यारोही प्रभाव। अधिनियम का तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति की दशा में अभिभावी होंगे। 26 से कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो कठिनाई दूर कर सकेगी, परंतु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 2 वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 क्रमांक F38/2011 1/10 दिनांक 22 फरवरी 2012। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 क्रमांक 8/2012 की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार इत्यादि द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। विशेष न्यायालय नियम 2012।
इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। ये मध्य प्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रबद्ध होंगे। दूसरा है परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो अधिनियम से विपरीत है। मध्य प्रदेश विशिष्ट न्यायालय अधिनियम 2011 क्रमांक 8 सन 2012। दूसरा है प्राधिकृत अधिकारी से विपरीत है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त कोई अधिकारी। तीसरा है संहिता से विपरीत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। चौथा है प्रारूप से विपरीत है। इन नियमों से संलग्न प्रारूप। पांचवा है उच्च न्यायालय से विपरीत है। उच्च न्यायालय से विपरीत है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। छठवां है भारतीय दंड संहिता से विपरीत है। भारतीय दंड संहिता 1860। लोक सेवक से विपरीत है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। का 49 की धारा 2 के खंड ग अथवा भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक या राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवा कर रहे राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के खंड ख में विनिर्दिष्ट किसी संगठन के कार्मिक और इससे राज्य सरकार के मामले से संबंध में सेवा कर रहे केंद्र सरकार के समूह का के कार्मिक सम्मेलन है। एच है धारा से विपरीत है अधिनियम की धारा। आई है विशेष न्यायालय से विपरीत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। जे है राज्य सरकार से विपरीत है मध्य प्रदेश सरकार। दूसरा है उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की जो इसमें प्रयुक्त किए हुए हों किंतु परिभाषित नहीं किए गए हों वे अर्थ लगाए जाएंगे जो संहिता या अधिनियम में उसके लिए दिए गए हैं। तीसरा है पीठासीन न्यायाधीश के नामांकन के लिए प्रक्रिया। राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य न्यायालय के परामर्श से मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के किसी सेवारत अधिकारी को विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी। दूसरा है अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय की अधिकारिता ऐसी होगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चय की जाए। तीसरा है विशेष न्यायालय की बैठकें ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर होंगी जो कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चय किए जाएं। चौथा है पीठासीन न्यायाधीश की सहायता ऐसे अधिकारियों और कर्मचारी वृंद द्वारा की जाएंगी जिन्हें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चय करे। अगला है पीठासीन न्यायाधीश की पदावधि। पीठासीन न्यायाधीश की पदावधि सामान्यतः 3 वर्ष होगी किंतु वह दूसरे पीठासीन न्यायाधीश के नाम निर्दिष्ट होने और उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकेगा। पांचवा है विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान और विचारण। विशेष न्यायालय केवल ऐसे अपराधों का संज्ञान लेगा और उन मामलों का विचारण करेगा जो धारा 6 उपधारा 1 के अधीन उसके समक्ष संचित किए जाएं अथवा उसकी उपधारा 2 अथवा धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं। छठवां है घोषणा। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन की जाने की घोषणा प्रारूप 1 में होगी। दूसरा है घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और निम्नलिखित को संसूचित की जाएगी। एक है विशेष न्यायालय को। दूसरा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन उस विशेष न्यायाधीश के संबंध न्यायालय को जिससे लंबित कार्रवाई अंतरित की गई हों। तीन है अन्वेषण अधिकारी अथवा अभिकरणों को। चार है प्रभावित व्यक्ति को। पांचवा है सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को। और छठा है किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा समीचीन समझा जाए। सातवां है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति और उसकी फीस। तो विशेष न्यायालय के मामलों में संचित करने तथा उसका संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकेंगे। विशेष लोक अभियोजकों की पदावधि सामान्यतः 3 वर्ष होगी। दूसरा है राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए विशेष लोक अभियोजक की सिफारिश से एक से अधिक अतिरिक्त अथवा सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तीसरा है विशेष लोक अभियोजक और अतिरिक्त अथवा सहायक लोक अभियोजक को ऐसी फीस और भत्तों का ऐसी दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चय किया जाए। आठवां है प्राधिकृत अधिकारी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के किसी ऐसे अधिकारी को जो सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो इस अधिनियम के प्रयोजन के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी। दूसरा है प्राधिकृत अधिकारी
का कार्यालय ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर कार्य करेगा जिन्हें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचित करे। तीसरा है प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी कर्मचारी वृंद द्वारा सहायता की जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार विनिश्चय करे। चौथा है राज्य सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि विहित किए जाएं प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने तथा उक्त अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अधीन धन या अन्य संपत्ति की जब्ती के मामलों का संचालन करने के लिए एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। विशेष लोक अभियोजक की पदावधि सामान्यतः 3 वर्ष होगी। 9 है प्राधिकृत अधिकारी का लोक सेवक होना। प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक होगा और उसके समक्ष की कोई कार्यवाही संहिता की धारा 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। 10 है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाना। तो अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नोटिस जारी करेगा। दूसरा है यदि प्रभावित व्यक्ति नोटिस का जवाब देता है या तो व्यक्तिशः या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे धारा 13 के अधीन फाइल किए गए आवेदन की प्रति सभी अनुलग्नों के साथ दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी बचाव में अपने कथन फाइल करने के लिए 30 दिन का समय देगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी के समाधान परक ठीक और विधिमान्य कारणों से प्रभावित व्यक्ति अपने बचाव में कथन फाइल नहीं कर पाता है तो वह उसे 15 दिन का और समय दे सकेगा जिसके भीतर उसे बचाव में अपना कथन फाइल करना होगा। तीसरा है यदि प्रभावित व्यक्ति 30 दिन की विहित अवधि के भीतर अथवा 15 दिन की विस्तारित अवधि के भीतर अपने बचाव में कथन फाइल नहीं करता है तो अवधारणा की जाएगी कि उसे बचाव में कुछ नहीं कहना है। तब प्राधिकृत अधिकारी अपने समक्ष संस्थित कार्यवाही पर न्याय निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होगा। चौथा है यदि प्राधिकृत व्यक्ति अपने बचाव में कथन फाइल करता है तो उसकी एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कार्यवाही संचालित करने वाले विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि उसे उस प्रत्युत्तर देने का अवसर मिल सकेगा। पाँचवा है विशेष लोक अभियोजक को उस पर बचाव में किए गए कथन तामील किए जाने के अधिकतम 15 दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर देना होगा। छठवां है यदि विशेष लोक अभियोजक 15 दिन के भीतर उसका प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी ठीक और अविद्यमान कारण से प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए 15 दिन का और समय दे सकेगा जिससे असफल रहने का प्राधिकृत अधिकारी का मानकर कार्यवाही के निर्णय की कार्यवाही प्रारंभ कर देगा मानो कि अभियोजन को कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करना है। सातवां है यदि प्राधिकृत व्यक्ति संपत्ति के मूल्यांकन का विरोध करता है तो प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की ऐसी एजेंसी या किसी अन्य प्राधिकारी या तकनीक के रूप में अर्हत व्यक्ति की सहायता ले सकेगा जिसे वह योग्य और उचित समझे। आठवां है प्राधिकृत अधिकारी आवेदन बचाव के बयान विशेष लोक अभियोजक के प्रत्युत्तर तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात कार्यवाही न्याय निर्णय करेगा और नोटिस तामील किए जाने की तारीख से अधिकतम 6 माह की अधिकतम अवधि के भीतर अंतिम निर्णय सुनाएगा। 9वां है प्राधिकृत अधिकारी अंतिम न्याय निर्णय के पश्चात अधिनियम की धारा 15 के अनुसार संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही कर सकेगा। 10वां है अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य जो प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो उसे किसी रजिस्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा। 11 है यदि प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति का धन या तथा संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित करता है तो धन या संपत्ति उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास जिसमें की संपत्ति स्थित है परिबद्ध रहेगी और उसे सौंप दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट जहां तक साध्य हो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक संपत्ति का जनहित में उपयोग कर सकेगा और यदि प्रभावित व्यक्ति को विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो जब्त किया गया धन और संपत्ति राज्य सरकार के आधिपत्य में रहेंगे। 11 है प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिए जाने वाले आवेदन की विशिष्टियां और नोटिस का प्रारूप प्राधिकृत
प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किए जाने वाले आवेदन की विशिष्ट या नोटिस का प्रारूप। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष धारा 13 के अधीन फाइल किए जाने वाले आवेदन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्भुक्त होंगी। अर्थात पहला है प्रभावित व्यक्ति का नाम, प्रभावित व्यक्ति का कार्यालयीन पदनाम और विस्तृत पता, प्रभावित व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोत की विशिष्टियां, प्रभावित व्यक्ति का संधारित आस्तियों की विशिष्टियां एवं उनका प्राक्कलित मूल्य, इन आस्तियों का कितना भाग आय के ज्ञात स्रोत से आनुपातिक है, जब्ती का तरीका जो पार्थित है, उन व्यक्तियों के नाम और विस्तृत पते जिनके शपथ पत्र मामले के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, और समुचित मूल्य सहित धन अथवा संपत्ति की अवस्थिति। दूसरा है धारा 14 के अधीन जारी किए जाने वाला जब्ती का नोटिस प्रारूप 2 में होगा। तीसरा है प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने वाले आवेदन में प्रारूप 3 में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। 12 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, विशेष न्यायालय तथा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होंगी। 13 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंध विशेष न्यायालय और प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होंगे। 14 है विशेष न्यायालय तथा प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित पुलिस सहायता। राज्य सरकार विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित एवं लागू करने में यथा अपेक्षित पुलिस अधिकारी की सहायता उपलब्ध कराएगी। 15 है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्टरों का संधारण। प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर संधारित किए जाएंगे, अर्थात प्रारूप 3 में विहित जब्ती के मामलों का रजिस्टर, पावती रजिस्टर, जावक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर। दूसरा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अन्य रजिस्टर भी संधारित कर सकेगा जैसा कि उसके कार्यालय के कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक समझे जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।